नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से कविता के बहाने, जो कि रचित है श्री कुंवर नारायण जी द्वारा। आपके सिलेबस में, आपकी पाठ्य पुस्तक में इनकी 2 कविताएं दी गई हैं, कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उनकी कविता के बहाने। तो उससे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी साहित्य की रचना जब हम पढ़ते हैं तो कवि के बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कवि से रिलेटेड, साहित्यकार से रिलेटेड, उनके जन्म, उनकी रचनाओं के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो कुंवर नारायण जी हैं वो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में 1927 में। ये हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी स्थानीय स्कूल में और बाद में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने कुछ दिनों तक युग चेतना नाम के प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। ये भ्रमणशील थे, तो जगह जगह ये भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। इन्होंने बहुत से देशों की यात्राएं भी की, जैसे चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस, चीन, इन सभी देशों का भ्रमण इन्होंने किया। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत से काव्य संग्रह, प्रबंध काव्य, कहानी संग्रह, समीक्षा, साक्षात्कार, इस तरह के जो है साहित्य की रचना की है। काव्य संग्रह में मुख्य है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। प्रबंध काव्य है आत्मजयी। कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, समीक्षा है इनकी आज और आज से पहले। इसके अलावा साक्षात्कार में है मेरे साक्षात्कार। साहित्यिक विशेषताओं में भी इनकी बहुत सी विशेषताएं हैं कि इनका जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक था, क्योंकि ये भ्रमणशील थे तो जगह जगह घूमने से इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इन्होंने प्रमुखता दी है। इसके अलावा ये विचारों को प्रधानता देते थे, क्योंकि इनके काव्य में इन्होंने विचारों को अधिक महत्व दिया, बाह्य आकर्षण को ये महत्व नहीं देते थे। इसीलिए इनकी जो कविताएं हैं वो गंभीरता लिए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मकता का सहारा भी लिया है। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक चित्रण भी किया है अपनी रचनाओं के अंदर। और इनकी जो भाषा शैली है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। और अलंकारों की बात करें तो इन्होंने जो अलंकार है इनके काव्य में, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है इनके काव्य में। अनुप्रास, यमक, उपमा, पदमैत्री, स्वरमैत्री, रूपक आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। इनका जो काव्य है वो छंदमुक्त है, छंदमुक्त कविता लिखते हैं ये। इसीलिए इनको आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काव्य धारा में इनका प्रमुख स्थान है। तो आपको कुंवर नारायण जी के जीवन के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको समझ आ गए होंगे। तो जो ये अब बात करते हैं हम इनकी कविता के बहाने। तो कविता के बहाने, इसमें जो है कवि ने शब्दों का संबंध बताया है कि शब्दों का जो संबंध होता है वो सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन सभी चीज़ों से होता है और इन शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है, यानी कि बंधन में नहीं बनते हैं ये। और इनमें न तो समय का बंधन होता है, न भाषा का बंधन होता है। और जो मनुष्य का जो मन है कि कई बार भाग दौड़ में, इस तरह के युग में मनुष्य का मन शंकाओं से भर जाता है कि जो कविता है वो रहेगी या कविता खत्म हो जाएगी।
यानी कि कविता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कविता कभी ख़त्म नहीं होती, ये कवि कहना चाहता है इसमें। क्योंकि जो उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, चिड़िया का उदाहरण दिया है, जैसे इन्होंने कि चिड़िया जो होती है, चिड़िया की उड़ान होती है, सीमित होती है, अपने उड़ती है और घोंसले में आ जाती है फिर, और लेकिन जो शब्द होते हैं, कविता होती है, उसकी उड़ान असीमित होती है। तो तुलना करता है कवि। इसके अलावा वो बताता है कि बच्चों के खेल की तरह होती है कविता, क्योंकि बच्चों के जो सपने होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, उन पर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि बच्चे की उड़ान की तरह है कविता। इस प्रकार की बातें उन्होंने अपनी इस कविता के बहाने में बताई हैं। तो हम शुरू करते हैं कविता के बहाने। तो देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम कोई भी कविता का जब सलाट करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उसमें प्रसंग और संदर्भ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में उसका जो विशेष यानी कि शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य भी लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके जो नंबर हैं आपको पेपर में मिलते हैं, एग्ज़ाम में मिलते हैं। और अगर आप कविता का नाम या जो प्रसंग लिखते हैं वो नहीं लिखते हैं, या शिल्प सौंदर्य नहीं लिखते हैं, तो उसके आपके जो मार्क्स हैं, अंक हैं, वो कट जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखें इसके अंदर। तो सबसे पहले जो इस पद्यांश के अंदर कवि क्या बताना चाहता है, आप ये तो लिखेंगे कि कवि कौन है, कविता का नाम है, इसके अलावा बताएंगे कि इसमें क्या बताना चाहता है कवि। तो इसमें कवि बताना चाहते हैं कि कविता की जो उड़ान है उसको चिड़िया की उड़ान कहा है। कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से तुलना करते हुए कविता को चिड़िया से श्रेष्ठ माना है कवि ने। तो इसलिए इसमें कवि की जो कल्पना शक्ति है उसका वर्णन किया गया, काव्यांश के अंदर जो कल्पना शक्ति है उसका वर्णन किया गया है। क्योंकि जो कवि की कल्पना है वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन जो चिड़िया की उड़ान है वो सीमित होती है। तो यही बताना चाहते हैं कि इसमें चिड़िया की उड़ान को और कविता की उड़ान को तुलना किया गया है और कविता को श्रेष्ठ बताया गया है, और इसमें कल्पना शक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसमें एक शब्द आया है माने। माने का अर्थ होता है मतलब, मीनिंग। तो व्याख्या करते हैं अब हम। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कवि कि चिड़िया की उड़ान की तरह ही कविता की भी एक उड़ान है। ये कह रहे हैं ना कवि की कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कि चिड़िया की उड़ान की तरह ही कविता की भी एक उड़ान है। यानी कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उस प्रकार कविता भी उड़ती है, क्योंकि वह कल्पना की उड़ान है। इसलिए कवि कह रहा है कि वह कल्पना की उड़ान है। यानी कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, एक जगह तक ही वो जा सकती है, उसकी उड़ान की एक सीमा होती है। परंतु कवि अपनी कविता के सहारे कल्पना के पंख लगाकर उड़ सकता है। यानी कि वो किसी सीमा में बंध कर नहीं रहता। कवि अपनी कल्पनाओं के जरिए किसी भी देश की सीमाओं से परे भी उड़ सकता है। लेकिन चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर, कि चिड़िया तो बाहर भीतर कभी इस घर में कभी उस घर में जाती रहती है, लेकिन कविता जो होती है उसकी उड़ान तो असीमित होती है, यानी कि व्यापक होती है। कविता कल्पना के पंख लगाकर कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है।
कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कि कविता तो कल्पना के पंख लगाकर ना जाने कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचती है, लेकिन चिड़िया इस उड़ान को नहीं जान सकती। यानी कि चिड़िया इस उड़ान को क्या जाने कि कविता की जो उड़ान होती है वो असीमित होती है, सीमाओं से बंधी नहीं होती, लेकिन चिड़िया ऐसी उड़ान को नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि जो चिड़िया की उड़ान होती है वो सीमाओं में बंधी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है फिर वापस आ जाती है। लेकिन जो कवि की कल्पना की उड़ान होती है, कविता जो होती है कवि की कल्पना होती है, तो कल्पना की जो उड़ान होती है उसके बारे में चिड़िया कैसे जान सकती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी प्रकार से। तो इसमें हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं कि शिल्प सौंदर्य में क्या कहना चाहते हैं कवि इस कविता के अंदर। तो हम देखेंगे कि 2-3 जो चीज़ें हैं वो इसमें खास है कि सबसे पहले तो हम भाषा सरल है ये लिख सकते हैं और छंद मुक्त कविता है, क्योंकि पूरी कविता ही छंद मुक्त है। तो हर एक पद्यांश के अंदर ये 2-3 जो पॉइंट्स होंगे वो तो आप लिख ही सकते हैं, जैसे भाषा सरल और प्रवाह युक्त है। इसके अलावा छंद मुक्त काव्य है या मुक्तक छंद है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है देखिए, बाहर भीतर इस घर उस घर, रवण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली है भाषा हम ये कह सकते हैं इसमें। इसके अलावा मुक्त छंद है वो मैं बता चुकी हूँ। और चिड़िया क्या जाने, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रश्नालंकार का प्रयोग है, ये भी आप शिल्प सौंदर्य में कर सकते हैं। तो इसमें जाने, बहाने, माने, जाने इस तरह से तुक बन रही है, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये कविता गाई जा सकती है। गाए जो गेयात्मकता नहीं है इसमें, गाए जाने योग्य नहीं है। तो ये आपका शिल्प सौंदर्य है इसका। तो ये पूरा अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पद्यांश की तरफ। देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इसमें फूल का उदाहरण दिया है, यानी कि फूल के साथ कवि ने कविता की तुलना की है। तो इसमें बताना चाहते हैं हम वही है, संदर्भ प्रसंग में कर सकते हैं कि जो कविता का प्रभाव होता है वो तो लंबे समय तक रहता, चिरस्थायी रहता है, लंबे समय तक स्थायी रहने वाला होता है, और वो बिना खत्म हुए, बिना मुरझाए हर एक युग में कविता अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। लेकिन जो फूल होता है वो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। एक समय तक वो खिलता है, उसका खिलने का भी समय होता है और मुरझाने का भी, लेकिन कविता ऐसी होती है जो लंबे समय तक जीवित रहती है। तो कवि यही बताना चाहते हैं इसमें। तो क्या कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो इसमें क्या कहते हैं कवि कि कविता एक इस प्रकार से खिलती है, खिलने का मतलब जैसे फूल विकसित होते हैं ना, उसी प्रकार से कविता भी विकसित होती है। तो वो कवि कहते हैं कि कविता इस प्रकार से खिलती है, इस प्रकार से विकसित होती है जैसे कि फूल खिलते हैं, फूल विकसित होते हैं। और कविता के खिलने को फूल नहीं जान पाते, कविता के खिलने को फूल नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि फूल जो होते हैं वो तो खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, लंबे समय तक नहीं रहते, लेकिन कविता जो खिलती है, विकसित होती है, वो लंबे समय तक रहती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। वो कहते हैं कि फूल तो बाहर भीतर इस घर उस घर में खिलते रहते हैं, महकते रहते हैं, खुशबू बिखेरते हैं,
लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो मुरझा जाते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि फूल तो एक बार मुरझाएंगे, नश्वर है फूल तो। लेकिन जो कविता है वो बिना मुरझाए खिलती है और विकसित होती है। कविता की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है, वो बिना मुरझाए, यानी कि फूल तो मुरझा जाता है लेकिन कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। कैसे महकती रहती है? क्योंकि कविता के जो भाव होते हैं, कविता में जो भाव छिपे होती हैं, उसकी जो महक होती है वो दूर दूर तक लंबे समय तक फैलती रहती है। और फूल के मुरझाने से सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जो कविता के इस तरह महकने के जो रहस्य को है वो फूल बिल्कुल भी नहीं जान पाते, क्योंकि फूल तो नश्वर है लेकिन कविता नश्वर नहीं है। क्योंकि इसलिए फूल कविता के इस रहस्य को नहीं जान पाते कि कविता कैसे बिना मुरझाए इस प्रकार से रह सकती है, क्योंकि अच्छी जो कविता होती है उसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। तो इसलिए फूल कविता के इस प्रकार बिना मुरझाए महकने के बारे में, महकने के रहस्य को नहीं जान पाते। तो आपको इसकी व्याख्या समझ आ गई होगी। इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। 3-4 पॉइंट्स तो जैसे मैंने बताए थे आपको। साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा सरल और प्रवाह युक्त है और छंद मुक्त कविता है। इसके अलावा जो और हैं, भला फूल, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार बाहर भीतर, इस घर उस घर, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी जाने माने, इस बहाने ये आया है, तो इससे जो तुक है वो प्रभावी बन गई है, लेकिन इसमें गीतात्मकता नहीं है। ये गेयात्मकता यानी कि गाए जाने योग्य नहीं है इस प्रकार। और फूल क्या जाने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्नालंकार है। तो आपको ये पद्यांश भी, ये काव्यांश भी अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पद्यांश की तरफ। तो अगला पद्यांश क्या है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो इससे पहले जो हमने पहले वाले में पढ़ा था उसमें तो ये था कि फूल का उदाहरण दिया है कवि ने कि फूल नश्वर होते हैं, और इसी प्रकार चिड़िया के घूमने का और चिड़िया के उड़ने का उदाहरण दिया था। तो दोनों से ही तुलना की है कवि ने, लेकिन फिर भी कविता को श्रेष्ठ बताया है कवि ने कि जहाँ भी जो रचनात्मक जो ऊर्जा होती है वहाँ पर सारी सीमाएं टूट जाती हैं। इसी बात को कवि ने पद्यांश में साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले दोनों पद्यांश जो हमने पढ़े उसमें यही बताया है कवि ने कि जहाँ पर भी रचनात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि जहाँ पर कल्पना होती है, क्योंकि कल्पना कहीं भी जा सकती है, तो उसमें कोई सीमाएं नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता है। इसी बात को कवि ने पद्यांश में बताने की कोशिश की है। अब जो ये तीसरा पद्यांश है, इसमें कवि ने कविता को एक बच्चों का खेल बता दिया है। तो क्या बताना चाहते हैं? इसमें खेल की तुलना कविता से की है, और दोनों को, अब पीछे में तो श्रेष्ठ बताया था कविता को, लेकिन इसके अंदर उन्होंने दोनों को समानांतर बताया, यानी कि समान बताया। दोनों को, बच्चों के खेल को और कविता को समान बताया है। क्योंकि आप देखते हो कि बच्चे जो होते हैं वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के, सीमाओं में बिना बंधे इधर उधर अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए घूमते रहते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो सीमाओं में बंद करने कोई भेदभाव नहीं करते। इसी प्रकार जो कविता जो होती है वो भी ऐसी ही होती है, कल्पना वो सीमाओं में बंधी नहीं होती। इसलिए कवि ने इसमें दोनों को ही समान बता दिया है। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि जिस प्रकार बच्चों के खेल में, यानी कि कविता बच्चों के खेल के समान है,
यानी कि जिस प्रकार बच्चे हैं खेल में किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहते, यानी कि वो किसी भी सीमा के लिए उनके खेल में कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार जो कविता है उसमें भी कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। और जिस प्रकार कविता होती है वो शब्दों का खेल होती है, ठीक है ना। कविता शब्दों का खेल होती है क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, कल्पना होती है, रचनात्मक ऊर्जा होती है। और जहाँ पर कल्पना होगी, रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। तो जिस प्रकार कविता खेल है उसी प्रकार जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, बाहर भीतर यह घर वह घर, कि बच्चे क्या करते हैं, खेलते हुए अपने पराये की भावना को त्याग देते हैं। उन्हें अपना पराया कुछ नहीं लगता, वो किसी भी जगह पर चले जाते हैं, किसी भी घर में चले जाते हैं और वे किसी भी घर के बंधन को, सीमाओं को नहीं मानते, यानी कि उनमें भेदभाव नहीं होता और वो कहीं भी जा सकते हैं बेरोक टोक, यानी कि सब कुछ वो एक कर देते हैं, यानी कि किसी भी घर में चले जाते हैं और उनको क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। इस प्रकार वो क्या करते हैं, वो आत्मीयता का संचार करते हैं, आत्मीयता फैलाते हैं। क्योंकि बच्चों को तो इस तरह के बंधनों का पता ही नहीं होता, बच्चों को तो भेदभाव का पता ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। और इसी तरह कवि क्या कहते हैं, जिस तरह बच्चे होते हैं उसी तरह कविता भी होती है, कि जो किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं मानती, क्योंकि कविता कल्पना होती है और वो किसी भी तरह के अपने भावों से वो प्रभावित कर सकती है किसी को भी। जैसे बच्चे मासूम होते हैं, कोई भी उनसे प्रभावित हो जाता है, उसी प्रकार कविता भी अपने भावों से सभी को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वह समाज में आत्मीयता फैलाती है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनकी कल्पनाएं होती हैं, उनके सपने होते हैं। इसी प्रकार कवि की जो कल्पना होती है, कविता में जो कल्पना होती है वो भी असीम होती है, यानी कि उसमें भी किसी प्रकार के बंधन का कोई स्थान नहीं होता। तो यही कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कविता जो होती है वो शब्दों का खेल होती है और बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। तो कविताओं और बच्चों में जो भाव हैं, भावनाएं होती हैं, उन दोनों को समान बताया है कवि ने। इसीलिए उन्होंने कविता को बच्चे के खेल के समान बताया है। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। शिल्प सौंदर्य में क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानवीकरण तो है ही इसमें, कि कविता को बच्चों के यह बहाने से इस तरह से उन्होंने मानवीकरण कर दिया है। और यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति आई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और 2-3 पॉइंट्स तो वो मैंने आपको बताई थे। साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मुक्त काव्य यानी कि मुक्तक छंद है, भाषा सरल और प्रवाह युक्त है। इसी प्रकार जाने माने बहाने, इसमें तुक तो है, प्रवाह तो है, लेकिन गीतात्मकता नहीं कह सकते हम, कविता गीतात्मक नहीं है। तो ये शिल्प सौंदर्य है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी प्रकार से कविता समझ आ गई होगी और कवि परिचय भी समझ आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार आप अच्छी प्रकार से सुनिए ताकि आपको और भी अच्छी प्रकार से व्याख्या समझ आ जाए, क्योंकि एक बार में नहीं समझ आएगी। आप 2 बार देखिए इसको, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, ताकि आपको बहुत अच्छी प्रकार से जो है एक एक शब्द की व्याख्या समझ आ जाए।